हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था मांग की लोच वाला, और एक भाग दोस्तों हमारा हो चुका है। इस सेकंड भाग पर हम इस सेशन में चर्चा करेंगे, और इस सेकंड पार्ट में मांग की लोच वाले सेकंड पार्ट में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जो दो प्रकार हमारे मांग की लोच के छूट चुके थे। कौन कौन से? आय की लोच, मांग की आय लोच और मांग की आड़ी लोच। ठीक है ना। तो एक लोच पर हमारा डिस्कस हो चुका था, कीमत लोच पर। मांग की कीमत लोच पर इसके पहले भाग में डिस्कस कर चुके थे। मांग की लोच का जो अर्थ और परिभाषा, उसी के साथ साथ कीमत लोच के बारे में पहले भाग में डिस्कस हो चुका था। इस सेकंड भाग में दोस्तों हम यहां डिस्कस करेंगे सेकंड भाग के अंतर्गत आय लोच और आड़ी लोच के बारे में। क्लियर है? चलिए, तो दोस्तों अभी बेसिकली देखिए, जो कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं ना, तो उनसे मेरा विशेष रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि इसका पहले भाग को पहले देखिए, उसके बाद ही ये वाला पार्ट आपको समझ आएगा, अन्यथा ये सर के ऊपर से भी जा सकता है। इकोनॉमी है, प्लीज थोड़ा सा अवेयर होकर के इसको थोड़ा पढ़िए ना। चलिए शुरुआत करते दोस्तों, और बढ़ेंगे डायरेक्ट अपने सेशन पर जहां से लास्ट वाला पार्ट छोड़ा था। लास्ट वाले पार्ट में दोस्तों हमने कहां तक देख लिया था, उसको जरा चेक कर लेते हैं। परिभाषाएं हो चुकी थी। मांग की लोच के प्रकार में तीनों प्रकार हम देख चुके थे। मांग की कीमत लोच हो चुकी थी ना। मांग की कीमत लोच के भी ये पांचों श्रेणियां हम याद कर चुके थे, पांचों जो विधियां हैं मांग की लोच याद करने के। इसके बाद में मांग की आय लोच। सिस्टम थोड़ा सा हैंग होकर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा धीरे चल लेंगे। पूरी स्लाइड को ओपन कर लेते हैं दोस्तों, फिर इसको समझते हैं, क्योंकि स्लाइड सिस्टम में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सेशन को बंद करें उससे बेहतर है कि इसी हालत में थोड़ा सा कम से कम इस पार्ट को निपटा ले, उसके बाद चेक करेंगे प्रॉब्लम क्या आ रही है इसमें। और भी कुछ है? चलिए ठीक है। आइए दोस्तों, तो मांग की आय लोच। सिस्टम थोड़ा सा हैंग होकर चल रहा है दोस्तों, इसलिए है ना, तो ज्यादा माइंड मत कीजिएगा। इस कंडीशन में क्लास को बंद करना पड़ता है, लेकिन अब चूंकि ये पार्ट है या छोटा सा पार्ट है, तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, इसी हालत में कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोगों का सहयोग बना रहेगा तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे तैसे जो भी है हो जाएगा कंप्लीट। आइए, मांग की आय लोच दोस्तों। अब मैं मानकर ये चल रहा हूं कि आप लोगों ने इससे पहले वाला भाग देखा है पहले, उसके बाद ये सेकेंड भाग पर आप डायरेक्टली आए हो, है ना। अब हम यहाँ बात करेंगे, जिस प्रकार से हमने मांग की कीमत लोच को समझा था, उसी प्रकार से अब हम यहाँ बात करेंगे दोस्तों मांग की आय लोच को। हमने कीमत लोच में क्या देखा था कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है या वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आता है, उसके कारण, वस्तु की कीमत में आने वाले परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है, वो कीमत लोच कहलाती थी, है ना। तो आय लोच क्या होगी दोस्तों? जब व्यक्ति की आय में, मतलब इनकम में परिवर्तन आने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आता है, उसी को हम यहां पर आय की लोच कहते हैं, आय लोच कहते हैं, है ना। तो उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन को ही मांग की आय लोच कहा जाता है। याद रखिएगा इसको। और इसे ज्ञात करने का फॉर्मूला जैसा कीमत लोच में था, सेम टू सेम वही है। जो परिवर्तन मांग में जो परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को आय में जो परिवर्तन आया था उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपकी जो है दोस्तों आय लोच निकल जाएगी। ठीक है ना। इस प्रकार से फॉर्मूला पुट करके आप वहां पर लिख के आएंगे ना दोस्तों, तो नंबर बहुत अच्छे मिलने की संभावना रहती है। चलिए, तो आय लोच क्या होती है, आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को, है ना। अब जिस तरह से हमने कीमत लोच में उसकी 5 विधियां देखी थी कि किन विधियों के माध्यम से आय लोच कीमत लोच निकल जाती थी, उसी प्रकार से दोस्तों आय लोच की भी वही 5 प्रकार की विधियां हैं। इन पांचों विधियों के माध्यम से आय लोच ज्ञात की जाती है। तो पहली है मांग की अनंत आय लोच, दूसरी है मांग की आय लोच इकाई से अधिक, तीसरी है मांग की आय लोच इकाई के बराबर,
और चौथी है दोस्तों आय लोच इकाई से कम और शून्य आय लोच। अब अगर दोस्तों आप पूरे सजगता के साथ में, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर सेशन को देख रहे हैं, समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके पहले वाले पार्ट में अगर आपने कीमत लोच की विभिन्न श्रेणियां, 5 श्रेणियां देखी होगी और उनको समझा होगा, तो इनको समझने की भी आवश्यकता नहीं है। आय लोच की जो 5 श्रेणियां हैं उनको समझने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, एज इट इज है, सेम टू सेम है। बस ये मान लीजिए कि कीमत लोच में जो कीमत है ना, कीमत को हटा करके आय लिख दीजिए वहां पर, है ना, उपभोक्ता की आय लिख देना, तो आपकी कंप्लीट हो जाएगा भाई। देखिए मांग की अनंत आय लोच, भाई आय में, व्यक्ति की आय में थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाती है, पहले वाले में कवर हो जाएगा। दूसरे वाले में व्यक्ति की आय में परिवर्तन हुआ, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, या मान लेते हैं कि 10% परिवर्तन हुआ, तो वस्तु की कीमत में 20% परिवर्तन हो गया, है ना। अभी यहां पर भी आय में परिवर्तन कम है, आय में परिवर्तन कम है और मांग में, वस्तु की मांग में परिवर्तन ज्यादा है ना। आगे बढ़ेंगे इकाई के बराबर, तो व्यक्ति की आय में जितना परिवर्तन हुआ है उतना ही परिवर्तन वस्तु की मांग में हुआ है, बराबर हो गया, ठीक है ना। चौथे पर आएंगे इकाई से कम, मतलब यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, अब देखिए आय में परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, वस्तु की मांग में परिवर्तन कम हो रहा है ना। और 5वें प्रकार में आय में कितना भी परिवर्तन हो जाए, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। एज इट इज सेम टू सेम है दोस्तों, वो की वही है बिल्कुल, ये मान लीजिए कौन सी कीमत वाली ही है। जिस प्रकार से वस्तु की कीमत वस्तु की मांग को प्रभावित कर रही थी, उसी प्रकार से यहां पर भी उपभोक्ता की आय दोस्तों यहां पर वस्तु की मांग को प्रभावित कर रही है। और उसकी 5 विधियां दोस्तों ये लिखी हुई है। बहुत स्लो चल रहा है सिस्टम, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है, लेकिन माइंड मत कीजिएगा, इसी प्रकार से धीरे धीरे इसको फिनिश कर लेते हैं, है ना। आइए तो एक एक को पढ़कर देख लेते हैं, या समझाने जैसा कुछ भी नहीं है यार, एकदम सिंपल है। देखिए पढ़ के मैं आपको बता देता हूं, जिससे कि आपका ये डाटा क्लियर हो जाए। हाँ, इसके आगे जो आड़ी लोच आने वाली ना, उसकी विधियां थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, वहां पढ़ने में थोड़ा आनंद आएगा। तो यहां पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, अगर अभी भी आपने पहले वाले भाग को नहीं देखा, तो पहले वाले भाग को अगर आपने देखा होगा ना, तो यहां पर आय लोच में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप लोगों को इजीली समझ आने वाला है, क्योंकि कीमत लोच जैसी थी ना, वही आय लोच है, विधियां सेम टू सेम। देखिए मांग की अनंत आय लोच, इसकी अपेक्षा कीमत वाले में क्या था दोस्तों, पूर्ण लोचदार, है ना, पूर्ण लोचदार। तो यहां पर अनंत आय लोच, तो जब उपभोक्ता की आय में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, मतलब जरा सा माइनस सा डिफरेंस आता है, तो वस्तु की मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है, उसको हम यहां पर मांग की अनंत आय लोच कहेंगे। दूसरा है कि मांग की आय लोच इकाई से अधिक, तो यहां पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन की अपेक्षा वस्तु की मांग में परिवर्तन जो है अधिक होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए वही दोस्तों, कि अगर उपभोक्ता की आय में, इस आय में दोस्तों हो सकता है 10% का परिवर्तन हुआ हो, तो यहां पर दोस्तों मांग में 20% का परिवर्तन हो जाएगा, है ना। यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका इकाई से अधिक, है ना। तीसरा है मांग की आय लोच इकाई के बराबर, तो दोस्तों यहां पर उपभोक्ता की आय में जैसे मानते हैं 10% परिवर्तन हुआ है, तो यहां पर वस्तु की मांग में भी कितना परिवर्तन होगा, 10% ही परिवर्तन होगा, मतलब जितना परिवर्तन आय में उतना ही परिवर्तन वस्तु की मांग में। क्लियर है। 4 नंबर पर है मांग की आय लोच इकाई से कम। क्या है, मांग की आय लोच जो है अब इकाई से कम हो रही है, मतलब यहां कि आय में परिवर्तन अधिक हो रहा है। फॉर एग्जांपल आय में परिवर्तन 10%, तो वस्तु की मांग में परिवर्तन हो रहा है यहां पर 20%, माफ कीजिएगा कम हो रहा है, सॉरी, तो यहां पर 1%, है ना, 1%। समझिए अब यहां से कहानी उल्टी शुरू हो गई है, सिंपल है, इकाई से कम हो रहा है ना, आय में परिवर्तन ज्यादा और वस्तु की मांग में परिवर्तन कम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मांग की शून्य आय लोच। अब यहां पर इसको समझना और आसान है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन मान लेते हैं 10% हुआ है या 20% हुआ है या कितना भी मान लीजिए, लेकिन यह वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 0% परिवर्तन होगा, ठीक है ना, 0%। क्लियर है।
ये पूरे पांचों दोस्तों क्लियर है ना। चलिए अगर ये क्लियर है तो अब आते हैं आड़ी लोच पर। अब आते हैं आड़ी लोच पर और आड़ी लोच को समझने का प्रयास करें, बहुत इजी है वो भी। ये है कि कीमत लोच और आय लोच को आसानी से याद करने का आसानी से याद इसलिए हो जाती है क्योंकि दोनों लगभग लगभग एक जैसी, एक समान है ना। अब आड़ी लोच में आपको थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। आड़ी लोच का मतलब सिंपल सा ये होता है दोस्तों, मैंने जैसा प्रारंभ में इसके भाग 1 में उदाहरण दिया था कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से दूसरी वस्तु की मांग में जो परिवर्तन होता है उसी को यहां आड़ी लोच कहा जाता है ना। जैसे मैंने 2 पेन का एग्जांपल दिया था, भाई एक पेन का रेट मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या होगा कि जो व्यक्ति उस पहले पेन को खरीद रहे थे, अब कीमत बढ़ने से उस पेन को ना खरीदते हुए दूसरे पेन की ओर जाएंगे, है ना। तो अब जो दूसरे पेन की मांग बढ़ रही है वो क्यों बढ़ रही, क्योंकि उसकी दूसरे जो वस्तु थी उसकी कीमत बढ़ी थी इसलिए, है ना। तो यहां पर 2 प्रकार की 2 वस्तुएं हैं, 2 वस्तुएं हैं। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से दूसरी वस्तु की मांग में परिवर्तन आता है दोस्तों, और वही आड़ी लोच के नाम से जानी जाती है। क्लियर है। चलिए इसको पूरा ओपन कर ले ताकि पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए इसको भी देखिए सिंपल वे में लीजिए, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र में लगभग सभी टॉपिक ऐसे ही हैं, जब पढ़ने लगोगे तो आपको लगेगा कि यार एकदम नई टर्म आती है ना इसलिए कि बहुत डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, इजी टर्म ही होती है। अब देखिए आड़ी लोच अभी तक जिसने भी नहीं पढ़ा होगा उसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी इसमें, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। आड़ी लोच का मतलब सिंपल है, देखिए लिखा हुआ भी है कि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का, किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का दूसरी वस्तु की मांग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही मांग की आड़ी लोच कहा जाता है, ठीक है ना। और मांग की आड़ी लोच को ज्ञात करने का एक बहुत शानदार फॉर्मूला है, जैसा कि पहले फॉर्मूले थे कि ए वस्तु जो प्रथम वस्तु है उस वस्तु की मांग में, जिस वस्तु की मांग में परिवर्तन आया है ना, उस परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में मांग में परिवर्तन से डिवाइड करेंगे। दोस्तों यहां पर ये मांग नहीं है, देखिए ए वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को बी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन से डिवाइड करेंगे या कीमत आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि 2 वस्तुएं यहां पर है, मान लेते हैं कि ए वस्तु और बी वस्तु। तो ए वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से, मान लेते हैं कि ए वस्तु की कीमत में परिवर्तन आने से बी वस्तु की मांग प्रभावित हुई है, तो बी वस्तु की जो मांग प्रभावित हुई है ना, उस मांग को आप रखेंगे ऊपर और ए वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आया है उसको रखेंगे नीचे, और उस ए वस्तु की कीमत से बी वस्तु की मांग के परिवर्तन को डिवाइड कर दोगे तो मांग की आड़ी लोच निकल जाएगी। क्लियर है। बस यहां पर आपको ये दोस्तों, ये जो मांग लिखा हुआ है ना, इसको आपको कीमत करना है, ठीक है ना। इसको कीमत कर दीजिएगा, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब मांग की जो आड़ी लोच है, इस आड़ी लोच को ज्ञात करने की कितनी विधियां है दोस्तों। वैसे विधियां तो इसकी बहुत सारी है, लेकिन जो मान्य है वो 4 विधियां हैं। कौन कौन सी है? व्यय विधि, कुल व्यय विधि, बिंदु विधि, प्रतिशत विधि और चाप विधि। 4 प्रकार की विधियां हैं। चलिए आइए एक एक विधि को स्मूथली समझने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा जो है फोकस इस पर लगाइएगा, है ना, इजीली याद हो जाएगा, इसमें भी कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है कि याद ना हो ना। कुल व्यय विधि क्या होती है ये? तो ये कुल व्यय विधि जो है दोस्तों, ये प्रोफेसर मार्शल साहब ने इस विधि को लॉन्च किया था, मतलब इस विधि को दिया था कि किसी भी वस्तु की आड़ी लोच को ज्ञात करने की एक बेहतरीन विधि है, उसका नाम है कुल व्यय विधि, ठीक है। किसने दी थी ये विधि? प्रोफेसर मार्शल साहब ने दी थी, प्रोफेसर मार्शल ने दी थी। आइए जरा पेन लेकर समझते हैं इसको। देखिए इस विधि के अंतर्गत मांग की लोच को मापने के लिए किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के पहले, समझिए यहां पर, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के पहले व मूल्य में परिवर्तन होने के बाद उपभोक्ता के कुल व्यय यार पेन, यहां पर थोड़ा फोकस करते हो दोस्तों चलना पड़ेगा आपको, है ना। ये इस वह नहीं है, ये वह है यार, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा मिसप्रिंट हो रहा है ना, वह है। फिर से बता रहा हूं मैं कि इस विधि के अंतर्गत दोस्तों मांग की लोच को मापने के लिए कुल व्यय विधि के माध्यम से इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो वो क्या है व्यय विधि?
कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से पहले, कोई वस्तु थी उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ, उससे पहले उसकी क्या कंडीशन थी और परिवर्तन होने के बाद क्या कंडीशन है, किससे पता करेंगे? उपभोक्ता के कुल व्यय से, मतलब उपभोक्ता के कुल खर्च से, है ना। और कुल व्यय, कुल खर्च या कुल व्यय की तुलना के आधार पर मांग की लोच ज्ञात की जाती है। यहां पर इसको ऐसे व्यवहारिक रूप से समझिए, इसमें कुछ ज्यादा मिसप्रिंट हुआ है, इसे समझिए दोस्तों कि उपभोक्ता ने कितना खर्च किया है, कितना खर्च किया। जैसे कोई वस्तु खरीदता है वो, है ना, तो वस्तु में ये समझिए कि कोई एक वस्तु है जिसकी कीमत जब नहीं बढ़ी थी, उससे पहले उपभोक्ता उस वस्तु पर कितना खर्च करता था और उस वस्तु की कीमत बढ़ने के बाद में अब उपभोक्ता उस पर कितना खर्च करता है। इन दोनों की तुलना करके जो डाटा प्राप्त होता है उसी के माध्यम से दोस्तों कुल व्यय विधि के रूप में उस वस्तु की मांग, आड़ी मांग लोच जो है ज्ञात की जाती है। नहीं समझे? कोई कंफ्यूजन दोस्तों यहां पर इसमें, है ना? फिर से बता रहा हूं, अरे भाई आप लोग हैं या मैं है, कोई भी किसी का भी एग्जांपल आप ले लीजिए। कोई वस्तु हम खरीदते हैं तो उस वस्तु की कीमत मान लेते हैं कि आज कल बढ़ने वाली है, तो आज हम उस पर कितना खर्च कर रहे हैं और कल कितना खर्च करेंगे, है ना, कीमत बढ़ने के बाद कितना खर्च कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, वही यहां पर ये विधि के माध्यम से मांग की आड़ी लोच ज्ञात की जाएगी। क्लियर है? उदाहरण दिया गया, देखो उदाहरण को समझिए, उदाहरण के माध्यम से आपको ये और क्लियर हो जाएगा। यदि मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वस्तु पर खर्च की गई राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो लोच 1 के बराबर होगी, है ना। भाई अगर उपभोक्ता में कोई परिवर्तन नहीं आया है खर्च में तो लोच कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। और अगर वस्तु पर खर्च अधिक हुआ है, खर्च अधिक किया है उसने, तो लोच 1 से अधिक हो जाएगी, और खर्च कम हुआ है तो लोच 1 से कम हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो इसकी विधि है, अगली विधि है दोस्तों बिंदु विधि। चलिए आइए इसको भी जरा थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसे भी। ज्यादा प्रेस हो गया बटन दोस्तों। ये बिंदु विधि भी जो है मार्शल साहब के द्वारा ही दी गई है ना, मार्शल साहब के द्वारा ही दी गई बिंदु विधि भी। और इस विधि का अर्थ होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें, इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, समझना व्यवहारिक रूप से ही पड़ेगा इसको भी। चलिए, इस विधि के अंतर्गत एक सीधी मांग रेखा, जैसे कि हम एक मांग रेखा है, जैसे कोई वस्तु है उसकी मांग रेखा ये चल रही है ना, सीधी मांग रेखा चल रही है। एक सीधी मांग रेखा के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं कि ये एक बिंदु है, सीधी मांग रेखा का ये बिंदु है, क्लियर है ना। बिंदु पर लोच को मापने के लिए मांग रेखा पर स्थित उस बिंदु से नीचे की दूरी, उस बिंदु से नीचे एक नया डायग्राम बनाते हैं, इधर बनाते हैं दोस्तों साइड में। मान लेते हैं कि ये है मांग रेखा, कौन सी? ये सीधी वाली है जो है, ये मांग रेखा है ना। अब इस मांग रेखा के ये एक बिंदु है, बीच में बिंदु है, तो इस बिंदु से जो नीचे की दूरी है, ये नीचे की दूरी है और एक दूरी है ऊपर की आ रही, क्लियर है यार? पेन बड़ा परेशान करता है, 1 मिनट इसको फिर से साफ करके दोस्तों दोबारा इसको लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट क्लियर समझ आए। चलिए पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद समझते हैं इसको। एक सीधी मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच को मापने के लिए मांग रेखा पर स्थित उस बिंदु से नीचे की दूरी को बिंदु से ऊपर की दूरी को भाग दिया जाता है, नीचे की दूरी को ऊपर की दूरी से भाग दिया जाता है, और जो भागफल 1 से 1 आता है तो मांग की लोच 1 इकाई के बराबर होती है। भागफल 1 से अधिक आता है तो लोच इकाई से अधिक होती है, और यदि भागफल 1 से कम आए तो मांग की लोच इकाई से कम होगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों इसको हम ऐसे लेते हैं, जरा ये खाली पेज चाहिए था इसलिए इसको ओपन किया है। अब जरा समझिए इसको, देखिए मान लेते हैं दोस्तों कि ये एक जो है हमारी किसी वस्तु की मांग है, किसी वस्तु की मांग रेखा है जो एकदम सीधी जा रही है ना, कौन सी? ये वाली, ठीक है। ये लास्ट पॉइंट है और ये मिडिल पॉइंट, ये जो है प्रारंभिक पॉइंट है, इसका बिंदु है। अब मान लेते हैं कि जहां पर भी एक बिंदु है, इसका मांग रेखा का ये बिंदु है, तो यहां पर ये पता किया जाता है इसका कि इसकी जो हमें बिंदु रेखा के माध्यम से कैसे पता करना है, तो उसका ऐसे पता करेंगे दोस्तों कि जो नीचे की जो ये दूरी है, मतलब
कितनी मांग अभी तक इसने कवर की है, इस वाली दूरी को इस ऊपर वाली दूरी से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका 20%, है ना, और ये है आपका 50%, मान लिया, एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहां पर दोस्तों, यहां पर बिंदु विधि के माध्यम से जो आड़ी लोच निकालनी है वो क्या हो जाएगी, आड़ी लोच इज इक्वल टू 20% डिवाइड बाय 50%। क्लियर है ना, क्लियर है यहां तक का, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बिंदु विधि के माध्यम से हम ये जो है आड़ी लोच ज्ञात करते हैं। सूत्र भी दोस्तों याद दिया गया है, देखिए, बिंदु रेखा से नीचे के भाग की दूरी जो हमने अभी देखी थी, नीचे के भाग की दूरी, और उसको डिवाइड करना है ऊपरी भाग की दूरी से। आई होप क्लियर होगा। तीसरी विधि जो आपकी आने वाली है दोस्तों, वो आने वाली है अब, अरे चल जाओ यार, प्रतिशत विधि, है ना। और प्रतिशत विधि को किसने दिया था, प्रतिशत विधि दी थी यहां पर फ्लस्क साहब ने। किसने दी थी, फ्लस्क साहब ने। इसको भी समझ लीजिए तो आपका ये फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको पूरा ओपन कर ले यार, बोर्ड बहुत परेशान कर। चलिए, प्रतिशत विधि किसने दी है, फ्लस्क साहब ने। आइए इसको भी अगर पढ़ के समझ लेते हैं दोस्तों, लास्ट 2 बची है बस, कंप्लीट होने वाला आपका सेशन। इस विधि के अंतर्गत मांग की लोच को मापने के लिए वस्तु की, ध्यान दीजिएगा, वस्तु की मांग की मात्रा में आए परिवर्तन को, किसको, वस्तु की मांग में जो परिवर्तन आया है उसे मूल्य में आए परिवर्तन से भाग दिया जाता है। कीमत में जो परिवर्तन आया उससे भाग दिया जाता है। प्रतिशत विधि में प्रतिशत निकालना है ना, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, उस वस्तु के कीमत जो है दोस्तों, कीमत जो है 5% 10% बढ़ जाती है, कीमत 10% बढ़ती है, या 10% परिवर्तन आता है वस्तु की कीमत में, है ना। तो उस कीमत के परिवर्तन से उसकी मांग में जो परिवर्तन आए, जैसे मांग में मान लेते हैं कि 5% का परिवर्तन आता है, तो उससे डिवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। प्रतिशत मतलब प्रतिशत, भाई कितना प्रतिशत मांग में परिवर्तन आया है, उस परिवर्तन को मूल्य में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया था उससे डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। तो अब इस विधि में दोस्तों, इसके अनुसार अगर भागफल ये भाग देने के बाद अगर 1 आता है तो लोच जो है इकाई के बराबर होती है, और 1 से कम आता है तो लोच इकाई से कम हो जाती है, और 1 से अधिक आता है तो लोच इकाई से अधिक हो जाती है। सिंपल विधि के साथ, सिंपल, एकदम क्लियर, ठीक है। अब आती है चाप विधि। चाप विधि भी एकदम सिंपल है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसके अंतर्गत भी। एक बार मैं आपको इसको बता देता हूं चाप के माध्यम से ही। जैसे मान लेते, देखिए कि जब मांग रेखा एक सीधी रेखा ना होकर के वक्र के रूप में होती है, कैसे होती है, एक वक्र के रूप में, कैसी, एक वक्र के रूप में। मांग रेखा अभी तक हम सीधे देख रहे थे, बिंदु विधि के माध्यम से हमने सीधे रेखा के माध्यम से यहां पर लोच आड़ी लोच ज्ञात की थी, है ना। लेकिन यहां पर अब मांग रेखा जो है सीधी ना होकर के एक वक्र के रूप में ऐसी हो जाती है, एक वक्र के रूप में हो जाती है, ठीक है ना। तो अब मांग वक्र जो के 2 बिंदुओं के बीच बने चाप के अंतर्गत मांग की लोच को मापना चाहते हैं, किसको, इस मांग को लोच, इसको मापना चाहते हैं, इस बीच की, है ना, इस लोच को मापना चाहते हैं, तो बिंदु रीति उपयोगी नहीं होगी, इसके लिए मांग की चाप विधि का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को इसके माध्यम से मापा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए, अगर क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में मुझे यस करके लिख करके सेंड कर दीजिएगा, जिससे समझ आ जाए कि हाँ सेशन सही साथ चल रहे हैं। 2 पार्ट के माध्यम से हमने आपकी मांग का लोच वाला टॉपिक कंप्लीट किया है दोस्तों। एक छोटा सा इसका हिस्सा और बच जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि इस मांग की लोच को निर्धारित कौन करते हैं। तो निर्धारित करने वाले घटक, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, इसलिए एक छोटा सा सेशन, मुश्किल से 15 मिनट का सेशन होगा, इस पर भी हम इसके तुरंत बाद में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों मांग की लोच को निर्धारित करने वाले घटक के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।